हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी लोगों का एक बार अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आप थोड़ा सा और अपने तैयारी में स्पीड बढ़ाओ। सारा एग्ज़ाम सामने है, स्पीड बढ़ाइएगा तो बेहतर होगा। आओ देखते हैं, पिछला जो मेडाइवल का मध्यकालीन भारत का परिचय हम दिए थे, उसमें लास्ट में हेडिंग लगवा कर छोड़े थे कि महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले इतिहासकारों में यह मतभेद है कि महमूद गजनी का आक्रमण जो है कितनी बार हुआ है। इतिहासकारों में यह मतभेद है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़े इतिहासकार हेनरी हिलियट के अनुसार भारत पर लगभग 17 बार महमूद गजनी ने आक्रमण किया। देखो, महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। क्या है? विद्वानों में मतभेद है। हेनरी हिलियट जो इतिहासकार हैं, इनके अनुसार 1000 से लेकर 1027 एडी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार, 17 टाइम्स। जिसमें कुछ सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए कि वनडे के व्यू से देखेंगे, जब कंसेप्चुअल और मेंस के व्यू से देखेंगे तो सब सीरियल बाय सीरियल से हम लोग देख लेंगे। यह केवल वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, प्रथम आक्रमण जो था यह 1000 ईस्वी में था। कब था प्रथम आक्रमण? 1000 ईस्वी में था। यह कहाँ था? तब पेशावर में आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में महमूद गजनी और उसके सेना के द्वारा। यहाँ के राजा जो थे जयपाल थे। कौन थे? जयपाल थे। ये जो जयपाल है ये पराजित हो गए। महमूद गजनी की सेना विशाल सेना थी, इनकी सेना कमज़ोर थी, यह पराजित हो गए। और उसके बाद से महमूद गजनी का यहीं से अभियान शुरू हुआ। क्या हुआ? शुरू हुआ। और आओ इसके बाद से डायरेक्ट चलते हम लोग 5वां आक्रमण पर। कौन आक्रमण पर? 5वां आक्रमण पर। 5वां आक्रमण जो हुआ 1007 ईस्वी में हुआ, यह पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। अब 5वां आक्रमण जो था यह जयपाल के पौत्र सुखपाल के विरुद्ध हुआ। इसी जयपाल के पौत्र जो थे सुखपाल के विरुद्ध हुआ। ये बिना युद्ध किए महमूद गजनी के सामने समर्पण कर दिए। क्या कर दिए? समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ये था पहला आक्रमण। उसके बाद 5वां आक्रमण। अब आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और। छठा आक्रमण यह हुआ था 1008 ईस्वी में। कब हुआ था यह? 1008 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मुल्तान कहाँ है? मुल्तान पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक प्लेयर है क्रिकेट के, उन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। किस प्लेयर को कहा जाता है? कमेंट में लिखो और बताओ। यहाँ का शासक, मुल्तान का शासक कौन था? फतेह चंद एवं आनंद पाल थे। यह दोनों शासक पराजित हुए। यह दोनों जो थे, वहाँ के जो शासक थे फतेह चंद और आनंद पाल, ये दोनों पराजित हुए। हम बता देते हैं मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को, जो कि 2000 के आसपास या 2004 के आसपास इन्होंने टेस्ट में भारत की तरफ से पहली बार 309 रन बनाए। तिहरा शतक बनाने वाला भारत की तरफ से पहला प्लेयर। इसीलिए जब मुल्तान के बात आया तो मुल्तान के सुल्तान के रूप में इन्हें जाना जाता है। आओ नेक्स्ट आओ। उसके बाद छठा आक्रमण के बाद डायरेक्ट देखते हैं हम लोग 12वां आक्रमण। 12वां आक्रमण अब देखो 1018 ईस्वी में हुआ। ये कन्नौज और मथुरा के आसपास अटैक हुआ। कन्नौज पर अटैक इसलिए हुआ कि कन्नौज सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए महमूद गजनी का अटैक 12वां आक्रमण कन्नौज पर हुआ। यहाँ के शासक जयपाल थे। यह जो शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंशीय शासक थे। गुर्जर प्रतिहार जो प्रथम राजपूत राजवंश था,
इसके बारे में चर्चा हम लोग प्राचीन भारत में किए हैं। और नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक था। उसी के राजा जयपाल यहाँ थे जब महमूद गजनी अपने अभियान 12वां आक्रमण आपको कन्नौज पर जब किया, ये भी पराजित हो गए। आगे आओ देखते हैं। महमूद गजनी के पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो हुआ, ये जो 17 आक्रमण किए उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो हुआ वह है आपका 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण 1025 AD में हुआ, 1025 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। यह बताया जाता है कि यह सबसे प्रसिद्ध महमूद गजनी का आक्रमण था। यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के शासक भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। यह बेचारे क्या किए कि बिना युद्ध किए समर्पण कर लिए, माने आत्मसमर्पण कर दिए और वहाँ से भाग गए। बिना युद्ध किए वहाँ से भागी हो गया। अब पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में किस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो सोमनाथ मंदिर में शिव मंदिर है यह, और भगवान शिव की वहाँ मंदिर है। और नेक्स्ट देखते हैं 17वां आक्रमण और अंतिम अभियान। 17वां आक्रमण और अंतिम अभियान किसका? महमूद गजनी का। आओ देखते हैं। यह 1027 AD में हुआ, ईस्वी में हुआ। यह अंतिम अभियान था। यह आक्रमण मुल्तान एवं सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में बसे जाटों और खोखरों के विरुद्ध था। जाटों एवं खोखर जो एक जनजाति थी उसी के विरोध था। इसमें जाट और खोखर पराजित हुए। क्या हुए? पराजित हुए। अब प्रश्न आता है कि महमूद गजनी का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम बताए थे पहले परिचय क्लास में कि अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनी का भी मुख्य उद्देश्य था धन की लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। माने भारत में धन की लूटपाट करना और इस्लाम की प्रचार प्रसार करना। अब देखो महमूद गजनी के साथ हम तो बताइए दिए अभी कि धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। अब देखो महमूद गजनी के साथ बड़े बड़े विद्वान आए। बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी ग्रंथों की रचना की। जैसे उनके साथ एक विद्वान थे अलबेरूनी। अलबेरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। यह दरबारी कवि था। हालांकि और भी बहुत सारे दरबारी कवि थे, लेकिन यह बहुत क्लोजली और दरबारी कवि थे। उसके बाद थे उतवी तारीख सुबुख्तगीन उनकी पुस्तक है। उसके बाद उतवी थे। उसके बाद तारीख सुबुख्तगीन के लेखक बैहाकी थे। उसके बाद शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। ये सारे लोग जो थे महमूद गजनी के मुख्य दरबारी कवियों में शामिल थे। अब आओ महमूद गजनी के बाद अब जब इनका समय ख़त्म होता है, महमूद गजनी 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 1030 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु होती है, उसके बाद से धीरे धीरे छोटा छोटा कबीला अफगानिस्तान के क्षेत्र में शक्तिशाली बनकर उभरता है। उसी में से एक गौर कबीला है जो सर्वशक्तिशाली बनकर उभरा, और इस गौर कबीला एक वंश के रूप में प्रचलित हुआ, और इस वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी हुआ। कौन हुआ? मोहम्मद गौरी हुआ। और देखते हैं इसके बारे में। गजनी की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान में गौर कबीला शक्तिशाली बनकर उभरा। क्या गौर कबीला शक्तिशाली बनकर उभरा? इस वंश के संस्थापक मोहम्मद गौरी हुआ। ये संसबनी वंश का था। संसबनी वंश के था। अब आओ थोड़ा सा देखते हैं मोहम्मद गौरी का भारत पर अभियान, या मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रमुख अभियान क्या क्या हुआ और किस प्रकार आक्रमण मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर किया। अब देखते हैं। अब देखो मोहम्मद गौरी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। 1175 ईस्वी में हुआ। ये हुआ मुल्तान के विरुद्ध। कहाँ हुआ? मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान के विरुद्ध हुआ, वही जो मुल्तान के बारे में बताए थे, मुल्तान के विरुद्ध हुआ। उसके बाद से मुल्तान को भी जीत लिए मोहम्मद गौरी। उसके बाद से देखो
1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। कब? 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में, याद रखना इसको। उस समय गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय थे। उस समय मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय गुजरात के शासक थे। ये सोलंकी वंशीय शासक थे। सोलंकी वंशीय शासक थे। सोलंकी वंश के शासक थे। अब इसने गोरी को हराया और उसे छोड़ दिया। बताया जाता है कि मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू पर्वत राजस्थान का क्षेत्र में ले जाकर उसकी सेना को बड़ी मार मारा, पीटा, बहुत पीटा। जिसके बाद मोहम्मद गोरी उससे माफ़ी मांगा कि प्लीज़ हमें छोड़ दिया जाए। हालांकि भारत की एक प्रवृत्ति है कि जो व्यक्ति सामने से कितनों वीर है, अगर माफ़ी मांगता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार मोहम्मद गोरी को ये मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय छोड़ दिया, 1178 में छोड़ दिया। उसके बाद देखो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। अब देखो एक बात जान लो, 1178 और ये समय है 1191, लगभग 13 साल के बाद, 13 साल लगातार तैयारी करने के बाद तब ये चढ़ाई किया तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का जो युद्ध हुआ यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें भी गोरी पराजित हुआ और पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान इसे भी छोड़ दिया। यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिया, वहाँ मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय ने इसे छोड़ दिया। अब देखो अब कहानी बनेगा। 1192 ईस्वी में तराइन का जब सेकेंड वार हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध चल रहा था। तब तक बीच में अचानक इस युद्ध में एक अफवाह फैली कि पृथ्वीराज चौहान मारा गया और इसकी सेना छिन भिन्न हो गई। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजयी रहा और अंततः पृथ्वीराज तृतीय या चौहान की हत्या कर दी गई। 1194 में उसके बाद से एक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हम लोग चंदावर के युद्ध के रूप में जानते हैं। यह युद्ध जो हुआ उसके बाद से यह युद्ध मोहम्मद गोरी और राजपूत नरेश जयचंद के बीच हुआ। इसमें भी मोहम्मद गोरी की जीत हुई और जयचंद गंगा जी में जल समाधि लेकर अपने प्राण को त्याग दिए। अब देखो इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्रों को संगठित करके मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। जो जीता हुआ क्षेत्र था सभी जगह को संगठित किया और मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। अब देखो 1206 ईस्वी में अपने शासन का संचालन कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अफगानिस्तान जा रहा था। रास्ते में ही 13 मार्च 1206 को खोखर जाटों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? इसकी हत्या कर दी गई। अब देखो भारत में तुर्क विजय का कारण क्या था भाई? क्यों तुर्की लोग जीते यहाँ? तो कुछ मेजर फैक्ट है, इसको जानना आवश्यक है। पहला कारण था भारत में केंद्रीकृत सत्ता का अभाव, यानी कि केंद्रीकरण की सत्ता उस समय कोई था नहीं। छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटे थे, जिसकी वजह से तुर्क की जीत होती गई और अब जीतते गए और जिसका कारण हमें नुकसान उठाना पड़ा। आगे आओ, राजपूत राजाओं के आपसी झगड़े। उस समय जो छोटे छोटे देसी रियासत थे, राजपूत राजा थे, आप सब आपस में लड़ रहे थे, जिसका फायदा अरब तुर्क और मोहम्मद गोरी उठा लिए। अब आओ, तुर्क योद्धा राजपूत योद्धा से ज़्यादा ताकतवर थे, बताया जाता है, हो भी सकता है। अब आओ, अब आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी उपलब्ध हम कराते हैं। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, अब दिल्ली सल्तनत के बारे में आओ देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में
1206 से लेकर 1526 तक के समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम बता देते हैं कि मुख्य रूप से गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। इसमें शासकों की संख्या, राजाओं की संख्या 11 हुई और 84 वर्षों तक यह शासन किया। कितने वर्षों तक? 84 वर्षों तक यह शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। कब से कब तक? 1290 से लेकर 1320 तक। देखना सब सीरियल बाई सीरियल है। इसमें शासकों की कुल संख्या कितनी हुई? 5 हुई। कितनी हुई? 5 हुई। यह 30 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 30 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1413 तक। 1320 से लेकर 1413 तक। इसमें कुल 9 शासक हुए। इन्होंने 93 वर्षों तक शासन किया। सबसे लंबा शासनकाल वंश के मैटर में तुगलक वंश होगा। और सबसे कम अगर बात करेंगे तो देख लो इसमें 30 वर्षों तक, 37 वर्षों तक, 77 वर्षों तक और 84 वर्ष। सबसे कम अगर कहेंगे वंश में सबसे कम तो ये हो जाएगा आपका खिलजी वंश। अब तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश आता है। यह 1414 से लेकर 1451 तक। इसमें मुख्य रूप से 4 शासक हुए। यह 37 वर्षों तक शासन किया। और अंत में आता है लोदी वंश। यह 1451 से लेकर 1526 तक। इसका शासक 3 हुए और ये 77 वर्षों तक शासन किए। कितने वर्षों तक शासन किए? 77 वर्षों तक शासन किए। अब अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वह टॉपिक है गुलाम वंश या ममलूक वंश 1206 से लेकर 1290 तक। तब तक के लिए रहने देते हैं यहीं, लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।